संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रोज के रोज 15 मिनट के भीतर छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स खत्म करे के जो मोर नावा प्रयास है वो में अब तक आप मन जुड़े रह और हमार समूह बढ़त बढ़त 2000 सदस्य ले ज्यादा पार कर दिस। एक मोर कतीले आप सब वो संगवारी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई और धन्यवाद काबर की आपके घलो परिवार है। तो ज़्यादा समय नहीं लन, सीधा न्यूज में आबो और शुरू करबो। हिंदी पे आता हूँ और शुरू करता हूँ। आज का जो पहला समाचार है वो मिनी माता जी पर या फिर मीनाक्षी देवी पर आधारित होगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि यानी वो दिन जिस दिन दिवंगत हुई थी मिनी माता या मीनाक्षी देवी। आज यानी 11 अगस्त 1972 को एक हवाई दुर्घटना में पालम हवाई अड्डा जो है दिल्ली के पास, वहां उनका निधन हो गया था। वरना शायद मध्य प्रदेश में वो मुख्यमंत्री के रूप में सर्व करती या सेवा देती अपनी। खैर, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम जान लेना जरूरी समझते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है। पहली महिला सांसद के रूप में जीके की दुनिया में इन्हें या जीएस की दुनिया में इन्हें याद रखा जाता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही याद रखना है? ऐसा नहीं है। तो भाई मिनी माता या मीनाक्षी देवी जो इनका मूल नाम था, असली नाम 13 मार्च 1913 को पैदा हुई थी, यानी कि गुलाम भारत में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था। शुरुआत से ही इनके परिवार का रुझान जो है वो गुरु घासीदास जी के द्वारा शुरू किए गए पंथ की तरफ था। इसलिए जाहिर सी बात है ये भी अपने जीवन के शुरुआती चरण में इस पंथ से जुड़ गई। और चूंकि असम में रहती थी इसलिए भाषा के ज्ञान में अगर देखें तो उस समय असम का अगर आप बॉर्डर देखें बंगाल वाले क्षेत्र से लगता है, इसलिए असमिया, बांग्ला, हिंदी पे पकड़, छत्तीसगढ़ पे काम करने के कारण छत्तीसगढ़ी पर पकड़ और अंग्रेजी जैसी भाषाओं की ज्ञाता भी बनी। इनका विवाह जो है गुरु घासीदास जी के चौथे वंशज अगमदास जी के साथ हुआ था और उसके बाद ये छत्तीसगढ़ अंचल में आकर रहने लगी और यहाँ जन सेवा के कार्य में जुड़ी। वैसे आप इनके योगदान को सिर्फ एक सांसद के रूप में ना देख करके ये भी जानिए कि इन्होंने महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, महिला उत्थान के लिए बहुत सारा कार्य किया। साथ ही अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत जिसे कहते हैं उस तरह की भावना को दूर करने के लिए लगातार ये प्रयासरत रही। तब मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे हम और सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो था, इनफैक्ट सांसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र नहीं कहेंगे, सांसदीय क्षेत्र, यहाँ उनके पति के निधन के बाद उपचुनाव जब हुआ तो ये उस चुनाव में शामिल हुई और उपचुनाव जीत करके छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद के रूप में चुन ली गई और रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद तो लगातार इतिहास ही बना। 1952 इसलिए भी आप जानना जरूरी है क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात कर रहे हैं हम। तो 1952 से 1971 तक का जो इनका सफर रहा, इनफैक्ट 72 तक हम चलेंगे इनके निधन तक, ये लगातार जीतती रही। तो इनके चुनाव क्षेत्र से प्रश्न पहले भी आ चुका है। इनके चुनाव क्षेत्र में सारंगढ़ रहा, इसके अलावा इनका चुनाव क्षेत्र जांजगीर रहा जहां से ये लगातार 4 बार विजयी हुई और महासमुंद इनका चुनाव क्षेत्र रहा था। तो चुनाव क्षेत्र से आपको प्रश्न पूछ सकता है, सारंगढ़, इसके बाद जांजगीर और महासमुंद। उस समय ये जो पूरा क्षेत्र हुआ करता था वो दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर का एक संसदीय क्षेत्र हुआ करता था और उसके भीतर ये प्रतिनिधित्व कर रही थी। मिनी माता जी के योगदान को याद रखते हुए या ध्यान रखते हुए कोरबा अंचल में जो प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है, हसदेव बांगो परियोजना, उसका नाम मिनी माता परियोजना रखा गया। माता तुल्य होने के कारण या ममता मई होने के कारण उन्हें मिनी माता कह दिया गया था। नाम तो मीनाक्षी देवी था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महिला उत्थान सम्मान की स्थापना भी उनके नाम पर की है। 2001 से ये सम्मान दिए जा रहे हैं नारी उत्थान के क्षेत्र में। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल जो बहुत चर्चा में है, मिनी माता जी के नाम पर अमृत धारा नल जल योजना या परियोजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। इतना कुछ था जो आपको मिनी माता जी से जानना चाहिए था। अब आपसे एक प्रश्न, आप बताइएगा छत्तीसगढ़ की पहली महिला विधायक कौन थी? ढूंढिएगा और जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बात करेंगे इस परियोजना पर। मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना जो है, इसमें प्रक्षेत्र यानी छत्तीसगढ़ क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रदेश अंचल के 42 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा, यानी निःशुल्क नल कनेक्शन इनके घर में उपलब्ध कराया जाएगा। यही इस योजना का उद्देश्य है। उद्देश्य अगर देखें तो है स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता छत्तीसगढ़ में सुनिश्चित करना।
बात करेंगे तीसरी न्यूज पर आज की, तो धमतरी। धमतरी छत्तीसगढ़ का ऐसा पहला जिला बन गया जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं, वन अधिकार पत्र भी वितरित हो रहे हैं। तो पहला ऐसा जिला बना जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र में है और जहां वन अधिकार पत्र वितरित किए गए या बांटे गए। अब आप बोलेंगे धमतरी में कौन सा टाइगर रिजर्व, तो भाई उदंती सीता नदी वाला जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ का जो नगरी पंचायत क्षेत्र था वहां वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। तो इस तरह से धमतरी, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए तो आप तैयार रहिएगा। बात करेंगे एक कमेटी की, वी.के. अग्रवाल कमेटी। वी.के. अग्रवाल कमेटी ने अभी हाल ही में अपने कार्यकाल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाए जाने की मांग की है, यानी कि वो कब अपनी रिपोर्ट देंगे अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, तय नहीं किया, तो भाई अभी कार्यकाल बढ़ा दो ऐसा बोले हैं। वैसे ये कार्यकाल 31 मार्च 2020 को ऑलरेडी पूरा हो गया, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति लग गई थी कोरोना के कारण और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है और उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उसको देखते हुए इन्होंने अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। अब ये बात करेंगे कि ये कमेटी बनी क्यों थी। एक घटना हुई थी और एडसमेटा कांड, बीजापुर जिले की यह घटना थी। एडसमेटा कांड काफी चर्चा में रही थी और 2013 की वैसे घटना 17 मई 2013 एक मुठभेड़ हुई जवानों और नक्सलियों के बीच, जिसमें एक जवान की मृत्यु हो गई थी, सेना के जवान की, और इसके अलावा 8 जो है व्यक्ति मारे गए थे। अब ये व्यक्ति मारे गए थे क्यों बोल रहा हूं, अब आप मेरे को जज नहीं करिएगा कि नक्सली क्यों नहीं बोल रहा है, तो भाई मामला यही है। मामला ये है कि यहाँ मारे गए व्यक्तियों में 3 नाबालिग थे। अब वो नाबालिग थे और इसके बाद ये विवाद सारा खड़ा हुआ कि क्या वो नक्सलवाद से जुड़े हुए थे या नहीं थे, क्या ये गलत तरीके से इस तरह का एनकाउंटर किया गया था, यही विवाद है और इसी विवाद की जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई है। तो जज करने से पहले न्यूज को समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगली न्यूज पर आते हैं। सरगुजा। अब देखिए वन अधिकार पत्र बहुत वितरित हो रहे हैं, तो अब इसमें सरगुजा का नाम एक और याद करिए। सरगुजा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन का अधिकार प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला हो गया। पहले तो इस लाइन को दोबारा कह रहा हूं और फिर इसका मतलब समझाता हूं। सरगुजा जिला सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, वन संसाधन यानी वन से मिलने वाली उपज, लकड़ी वगैरह सब और उसके सारे वो जो वनोत्पाद होते हैं वो सब मिलाकर के संसाधन, वन संसाधन का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का अधिकार प्राप्त करने वाला पहला जिला, वो भी किस आधार पर, सामुदायिक आधार पर। अब ये सामुदायिक अधिकार आधार क्या होता है, कोऑपरेटिव, यानी जहां कोई एकल व्यक्ति पर अधिकार नहीं होता है बल्कि एक समूह जो कि एक जैसा काम कर रहा है या जिनके उद्देश्य एक है, उस ग्रुप को हम सामुदायिक समूह कहते हैं। तो उस आधार पर पहली बार सरगुजा जिले को वन प्रबंधन या वन संसाधन के प्रबंधन का अधिकार दे दिया गया है। अब इससे फायदा यह होगा कि उस आसपास के जो गांव हैं वहां वन और वन उत्पाद का प्रबंधन गांवों का एक समूह करेगा। जैसे होता है ना भाई, हमारे यहाँ गन्ना उत्पादकों का एक समूह है जो मिल करके शुगर फैक्ट्री बना रखा है, तो बोरमदेव में हो गया या सूरजपुर में हो गया, तो उसी तरह से वन उत्पाद के लिए समूह कार्य करेंगे जिसका बाकायदा अध्यक्ष होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे। तो भाई इससे क्या होगा, इससे वनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा, वनों की अवैध कटाई जो हो रही है उस पर रोक लगाई जा सकेगी और जो हमारे आदिवासी अंचल है वहां के लोग अपने जंगल और जमीन को सुरक्षित रख सकेंगे क्योंकि उनके पास एक ऑफिशियल समूह होगा। तो इसमें शुरुआत में जिन गांवों को ये अधिकार दिया गया है या बांटा गया है, गांवों का नाम तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी न्यूज पूरा लगे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। लोजगा है, जामा है, सेलरा है, सिकरिया है, रेमला है, तिरकेला है और बतौली है। तो ये सारे के सारे वो गांव हैं जिनके लोगों को ये अधिकार प्राप्त हुआ है। ये शुरुआत कहां से हुई, इसका भी इंटरेस्टिंग है एक किस्सा। सेदम करके एक गांव पड़ता है इस अंचल में, यानी कि हमारे सरगुजा अंचल में सेदम, और इस गांव के लोग सामुदायिक आधार पर पहले से वनों की रक्षा करते आ रहे हैं, यानी कटाई आदि का विरोध करते आ रहे हैं। बस यहीं से यह पहल शुरू हुई जो अब बढ़ते बढ़ते एक नई योजना का रूप ले रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज पर चलते हैं। यूनिसेफ जो कि बच्चों के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन पर आधारित, उसका एक मॉडल है, एजुकेशनल मॉडल, या आजकल एडुकेशन कहने लगे हैं ना, तो उसका एक मॉडल है सीख मॉडल। तो भाई उस सीख मॉडल के आधार पर बस्तर अंचल में पढ़ाई करवाई जा रही है। अभी कोविड-19 के कारण पता ही है रेगुलर क्लासेस लग नहीं रही है, तो इस मॉडल पर पढ़ाई कराई जा रही है। अब इसमें क्या है, ये खेल खेल में पढ़ाने के जो तरीके हैं वो यूनिसेफ ने विकसित किए हैं। और ये क्या होता है कि वो जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनके मोबाइल पे या एक समूह है पेरेंट्स का, उनमें से किसी एक के मोबाइल में ये अपलोड कर दिया जाता है और उसके बाद शिक्षक बच्चों को एकत्रित करते हैं एक जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और फिर क्लासेस लगती है जहां हंसी मजाक में गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों को बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।
तो सुकमा जैसे अंचल यानी आखिरी जो जिला है हमारे वहां के छिंदगढ़ में ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुल रहा, और फिर बस्तर संभाग के जो सभी के सभी 7 जिले होने चाहिए थे वहां लागू किया जा रहा था, लेकिन कांकेर अभी इस अधिकार को या इस योजना का हिस्सा नहीं बना है, इसलिए बस्तर के कांकेर को छोड़कर बाकी सभी जगह ये लागू है। और सीख मॉडल किसका है? यूनिसेफ का है। इसके बाद बात करेंगे स्मार्ट सिटी ऑडिट। स्मार्ट सिटी ऑडिट होना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑडिट करने वाली संस्था होती है, लेकिन क्या हो कि ऑडिट करने का अधिकार जनता को दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए। तो आप उस सिटी में रहते हो और उस सिटी में सारे कार्य जो हो रहे हैं उसकी ऑडिट यानी जांच आप करोगे कि उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ कि नहीं, पैसा या फंड जो आया था वो सही खर्चा हुआ कि नहीं। नए रायपुर में यही होने वाला है, और देश का पहला ऐसा स्मार्ट सिटी मॉडल बन रहा है जिसके ऑडिट करने का काम नए रायपुर के लोग करेंगे। यानी नए रायपुर में जो भी विकासात्मक कार्य चल रहे हैं उसका ऑडिट करने का जिम्मा जनता के पास होगा। जनता से सवाल पूछे जाएंगे कि इन कार्यों को करने से क्या वहां लाभ हुआ, नहीं हुआ, क्या इसमें अतिरिक्त खर्च आपको लगा, या आपको लगा कि इसमें और खर्च हो सकता था और कम में कर दिया गया है। इस तरह की सारी बातें पूछी जाएंगी। तो ये सारा काम अभी शुरुआती चरण में है, और देखते हैं ये पहल अगर रंग लाती है तो पूरे देश में शायद लागू हो जाए। अब बात करेंगे अगली न्यूज की। तो भाई छत्तीसगढ़ के जो 3000, मैं यहाँ 300 लिख गया हूँ, 3000 एनजीओ जो है उनको ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है। ब्लैक लिस्टेड क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये अपने एनजीओ यानी कि जो उसका एक नियमावली होता है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो लोग, वो संस्थाएं जो कि सरकारी तो नहीं है लेकिन उनके कार्यों को करती हैं, इस तरह की जो संस्थाएं हैं अलग अलग विभागों का हेल्प करने के लिए अपने आप को एक संगठन के रूप में बना लेते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं। मैं 400 रुपए कुछ था रजिस्ट्रेशन फीस, बाद में बढ़ के शायद 2000 हो गया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ये सारा जो एनजीओ का हिसाब किताब था उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा की है, अपनी रिपोर्टिंग नहीं की है, इस कारण ये सारी कार्यवाही की जा रही है। तो उसमें होता यह है कि छत्तीसगढ़ सोसाइटी एक्ट 1973, छत्तीसगढ़ सोसाइटी एक्ट 1973 के अधीन ये कहा गया है कि यदि 3 साल के भीतर किसी एनजीओ ने अपनी रिपोर्टिंग जमा नहीं की, अपनी रिपोर्ट्स जमा नहीं की है, तो भाई उसके एनजीओ का दर्जा छीना जा सकेगा। और यही अब ब्लैक लिस्टेड करके कर रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चलते हैं। अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल ये अपनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों के लिए, आदिवासी अंचल में खास तौर पे। तो अभी 9 अगस्त को आपको पता ही है विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, और इसमें अपने ही किस्म की एक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हुई जो कि या वर्चुअल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग थी इस विषय पर, जो अपने किस्म की पहली थी। होस्टिंग छत्तीसगढ़ कर रहा था, मेजबानी छत्तीसगढ़ ने की, ये और उपलब्धि है। और इसमें छत्तीसगढ़ में अपनाए जा रहे उन मॉडल पर ध्यान दिया गया जो कि आदिवासी प्रयोग करते हैं, यानी अपने जंगल, अपने जमीन का ध्यान रखते हुए विकासात्मक कार्य भी साथ साथ चलते रहें। यानी ऐसा मॉडल अपनाया जाए जहां पर संसाधनों का अतिदोहन भी ना हो और संसाधन बचे भी रह जाएं। इसी तरह के मॉडल को अपनाए जाने की पहल छत्तीसगढ़ ने बात की। नॉर्वे जो है सरकार, उसने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और वो चाहती है कि छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि नॉर्वे जाएं और इस बात की ट्रेनिंग वगैरह लेकर के आए। तो हो सकता है नॉर्वेजियन मॉडल या नॉर्वे के मॉडल पर अब ये लागू हो, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल। और कहां से आएगा? नॉर्वे से आएगा। बात करते हैं अगली न्यूज पर। हाँ, ये न्यूज ना बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ वाटर एडवेंचर टूरिज्म। छत्तीसगढ़ वाटर एडवेंचर टूरिज्म, नाम से तो समझ में आ गया। हुआ ये है कि भैया रामायण सर्किट जो बन रहा है देश में, अब उसमें राम वनगमन परिपथ में छत्तीसगढ़ भी है, और छत्तीसगढ़ के 75 अंचल चुन भी लिए गए हैं जिसका डेवलपमेंट होना है। तो क्यों नहीं पर्यटन को ही और बढ़ावा देते हुए अलग अलग मॉडल बनाया जाए। ये पहले से सोचा जा रहा था और इसमें काम भी शुरू हो गया, और इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए वाटर एडवेंचर जो पार्क है वो विकसित करने या वाटर एडवेंचर टूरिज्म विकसित करने की योजना बनाई गई, जिसकी शुरुआत कर दी गई थी सतरंगा कोरबा हसदेव बांगो का वो किनारे वाला अंचल। इस बार तो मंत्रिमंडलीय बैठक यही आयोजित होने वाली थी, हो नहीं पाई, लेकिन वो पूरा तैयारी किया जा रहा था कि भाई पानी के बीच में मंत्रिमंडलीय बैठक होगी। याद आ रहा है ये न्यूज? हाँ, तो ये सब कुछ होने वाला था सतरंगा में, हुआ नहीं, लेकिन इस जगह को बहुत सुंदर तरीके से विकसित किया गया है ताकि यहाँ पर्यटन बढ़े। इसी तर्ज पर अब बाकी जगह भी विकसित किए जाएंगे। तो इस सर्किट में कौन कौन शामिल है वाटर एडवेंचर टूरिज्म में? नाम लिखते जाएंगे। मुरुमसिल्ली यानी धमतरी जिला, गंगरेल अगेन धमतरी जिला, हसदेव बांगो कोरबा जिला, इसके अलावा संजय गांधी परियोजना यानी खूटा घाट बांध यानी रतनपुर और यानी बिलासपुर जिला। इसके बाद सरोदा डैम जो कवर्धा का हिस्सा है, कोडार डैम रायपुर का हिस्सा,
मलानिया बांध, ये गोरेला, वो नवनिर्मित जिला पेंड्रा गोरेला मरवाही वाले में से मलानिया बांध, और दुधवा जलाशय कांकेर, ये सभी इसका हिस्सा है। तो भाई ये विकसित हो जाए तो आप और हम घूमने चलेंगे। अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं तो भैया आपको तो बड़ा पास पड़ेगा, पहुंच जाइएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले, जो अगेन टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, बागेश्वरी देवी मंदिर और कुदरगढ़, इन दोनों जगह के बीच रोपवे। अब रोपवे क्या होता है? दो ऊंची पहाड़ी जैसे स्थानों पर, या एक ऊंची और एक नीचे जगह पर, वो ट्रॉली जो होती है जो रस्सी पर लटक करके ऊपर चढ़ती है, उस तरह की परियोजना को रोपवे प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये शुरू किया जाने वाला है। जिला सूरजपुर हम चलेंगे इसके लिए। अच्छा, आपको पता ही है राजनांदगांव जिले के भीतर पड़ने वाला बमलेश्वरी मंदिर यानी डोंगरगढ़, वहां रोपवे प्रोजेक्ट ऑलरेडी है। अब इसी तरह का एक रोपवे प्रोजेक्ट बनेगा बागेश्वरी देवी मंदिर और कुदरगढ़ के मध्य यानी जिला सूरजपुर। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चलते हैं। इसी के साथ पर्यटन केंद्र विकसित करते हुए माना तूता क्षेत्र, माना से नाम समझ में आ गया होगा, जिला रायपुर है। तूता भी आप ध्यान रखिए, उसी पास का एक गांव है, और वहां अभी थीम अम्यूजमेंट पार्क विकसित किया जा रहा है। तो देखिए पर्यटन के लिए राज्य सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, और साथ साथ आपका क्वेश्चन बढ़ने वाला है तो याद करना शुरू कर दीजिए। तो ये 80 एकड़ लगभग जमीन में बनेगा, और फिर जाके देखेंगे यार क्या बना रखे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। अच्छा, मैं हर बार आपको बोलता हूं कि कोई ऐसी जगह ले चलूंगा जो कि छुपी हुई है या ज्यादा जानी नहीं गई है, अनसुनी जगह। इस बार कोरिया जिला चलना पड़ेगा। छिपछिपी जगह का नाम है, छिपछिपी। ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। इस जगह के जो ग्रामीण अंचल या गांव क्षेत्र है, वहां खुदाई में खेतों में से अचानक मूर्तियां निकल आती हैं जो किस काल की हैं अब तक इसकी गणना नहीं की गई। अर्धनिर्मित मूर्तियां हैं, कोई आधी बनी हुई विष्णु जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, अलग अलग तरह देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ ऐसे ही बस बिखरी हुई पाई जा रही हैं। तो ग्रामीणों ने उसको एकत्रित करके अलग अलग पेड़ों के नीचे स्थापित किया। संरक्षण भी ग्रामीण खुद कर रहे हैं, और इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पूरी मूर्तियों का जमावड़ा पूरे गांव में फैल गया है। लेकिन पता नहीं क्यों पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग सोया हुआ है। इस जगह जाकर के वहां कार्य करने की जरूरत है ताकि एक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सके। वैसे कोरिया का हर चौका तो आपको पता ही है रामायण सर्किट का हिस्सा है, तो भाई काम करना चाहिए छिपछिपी पे भी। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। बस्तर, बोला ना बस्तर प्रेम खत्म नहीं होता, हर दिन कुछ मिल जाता है। तो बस्तर अंचल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज अभी हो रहा है। नई शिक्षा नीति में याद है क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कराना है, यानी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कराना है। अब बस्तर में आप कहाँ लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कैसे करा पाओगे? बस्तर का यही तो न्यूज बना था कि बस्तर में हर 20 कोस में, कोस दूरी को नापने की इकाई, हर 20 कोस में वाणी बदल जाती है, यानी कि बोली बदल जाती है। यही समस्या हो रही है बस्तर में। कहीं गोंडी है, कहीं हल्बी है, कहीं दोरली है, कहीं अंचल में छत्तीसगढ़ी है, और तो और सुकमा के करीब तेलुगु भी है। तो आप किस किस भाषा में और क्या क्या पढ़ाएंगे? हालांकि स्थानीय लोगों को, जो स्थानीय भाषा के जानकार हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। नई शिक्षा नीति में यह तो तय हो गया है। यानी जो हल्बी का जानकार है उसे शिक्षक भर्ती में फायदा मिलने वाला है, जो गोंडी का जानकार है उसे फायदा मिलने वाला है। हमेशा कहते हैं अपनी मातृभाषा लाभ जरूर दे करके जाती है। ये होने वाला नई शिक्षा नीति में। खैर, यहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी? यहाँ प्रॉब्लम आएगी किस भाषा में पढ़ाया जाए। थोड़े दूर के स्कूल में हल्बी पढ़ा रहे हैं और थोड़े दूर में जाके गोंडी पढ़ा रहे हैं, और थोड़े दूर गए तो दोरली पढ़ा रहे हैं। तो ये समस्या बनी रहेगी। ये समस्या ऐसा नहीं है कि पहली बार सामने आई है। मध्य प्रदेश के भीतर जब छत्तीसगढ़ आता था उस समय बलिराम कश्यप जी ये मॉडल अपनाने का कोशिश किए थे। त्रिभाषा में पढ़ाई, 3 भाषा में पढ़ाई वाला मॉडल अपनाने का कोशिश किए थे। जगदलपुर के टेका मेटा करके एक गांव था, वहां ये मॉडल अपनाने का प्रयास किया गया था, जहां हल्बी भाषा पढ़ाने के लिए स्कूल खोल दिया गया। हालांकि ये फ्लॉप हो गया। इसी तरह अगर देखें तो कोंटा में, यानी जो सुकमा जिले का हमारा आखिरी तहसील समझ लो, वहां तेलुगु में पढ़ाई लागू कर दी गई थी। हालांकि धीरे धीरे योजना भी फ्लॉप हो गई। तो भाई ये सब कुछ चल रहा होता है, और आपको भी समझने की जरूरत है कितना कुछ आपके छत्तीसगढ़ में छुपा हुआ है। तो हमारी न्यूज वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आपको पता है वो लाइक का बटन होता है, वो दबाना है। भाई आप लोग कम दबा रहे हैं आजकल, थोड़ा लाइक वाइक ज्यादा दिखाएं, कमेंट करें ताकि आप और हम आपस में बात कर सकें, जुड़े रह सकें। दोस्तों से शेयर करें ताकि आपका और हमारा परिवार और बढ़ सके। अच्छा लगा आपसे मिल करके, फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का।